सीएसएस सीख ली, कलर्स आ गए, फॉन्ट्स आ गए, लेकिन जैसे ही लेआउट बनाने जाते हैं सब गड़बड़ हो जाता है। एलिमेंट सेंटर ही नहीं होता, ड्यू नीचे गिर जाता है, नए बार हिल जाते हैं और फिर भी हम 50 बार लिखते हैं मार्जिन ऑटो, लेकिन कुछ होता ही नहीं। सच बताऊं, सीएसएस डिफिकल्ट नहीं है, प्रॉब्लम इतनी सी है डिस्प्ले और पोजीशनिंग क्लियर नहीं है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू साइड बिल्डअप। आज का टॉपिक छोटा लग रहा है, लेकिन ये सीएसएस का सबसे पावरफुल फाउंडेशन है। बिलीव कीजिए, अगर आपने सिर्फ ये दो चीज़ें मास्टर कर ली, डिस्प्ले एंड पोजीशनिंग, तो आप किसी भी वेबसाइट का लेआउट इजीली बना सकते हो। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्ले एंड पोजीशनिंग के बारे में। तो क्या होता है आइए देखते हैं। सीएसएस में डिस्प्ले प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट के लेआउट को डिफाइन करती है, यानी कि वो पेज पर कैसे दिखाई देगा और दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे बिहेव करेगा। इसमें सबसे पहला है डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी एचटीएमएल एलिमेंट को एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। ब्लॉक एलिमेंट अपने पेरेंट कंटेनर की पूरी विड्थ लेते हैं। ये न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। इसके अंदर हम हाइट, विड्थ, मार्जिन, पैडिंग यूज कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये है कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। पहला है ड्यू, सेकेंड है पी टैग मतलब पैराग्राफ, थर्ड है हेडिंग टैग एंड फोर्थ है सेक्शन एंड आर्टिकल टैग। इसका सिंटैक्स होता है सेलेक्टर। यहाँ होता है डिस्प्ले ब्लॉक। यह है ब्लॉक एलिमेंट का सिंटैक्स। सबसे पहले हम सेलेक्टर लिखेंगे, उसके बाद कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी। यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक बॉक्स लिया है, इसके अंदर है h2 टैग, इसके बाद हमने एक स्पैन टैग बनाया है और इसके बाद हमने एक पैराग्राफ टैग लिया है। हमने ड्यू एलिमेंट पर यूज किया बॉर्डर 2px सॉलिड रेड और h2 में हमने बैकग्राउंड ऑरेंज कलर का कर दिया है, स्पैन में बैकग्राउंड लाइट ग्रीन कलर का और पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू। तो आप देख सकते हैं रेड कलर का जो बॉर्डर ये है बॉक्स, इसके अंदर है हेडिंग और ये स्पैन और ये पैराग्राफ। आप देख सकते हैं जो हेडिंग टैग है ये फुल विड्थ ले रहा है और ये स्पैन टैग है ये फुल विड्थ नहीं ले रहा है, ये उतना विड्थ ले रहा है जितना कि टेक्स्ट है। और नेक्स्ट है पैराग्राफ, ये भी फुल विड्थ ले रहा है। स्पैन टैग फुल विड्थ इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि ये इन लाइन टैग है। तो इसको हम ब्लॉक लेवल बनाने के लिए लिखते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। तो अभी आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर केवल टेक्स्ट तक ही है। अब हम स्पैन में लिखेंगे डिस्प्ले ब्लॉक। अब आप देख सकते हैं ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन गया है। हमने इन लाइन को ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना लिया है। अब ये बॉक्स का फुल विड्थ यूज करेगा। अभी हम यहाँ से डिस्प्ले ब्लॉक हटा दे रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं फिर पहले जैसे ही दिख रहा है। अब हम स्पैन टैग को यहाँ से कट करके h2 के अंदर यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट के जस्ट बाद शो हो रहा है। अब इस पर हम विड्थ अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं विड्थ प्रॉपर्टी यहाँ वर्क नहीं कर रहा है। तो इस पर विड्थ अप्लाई करने के लिए इसको हम बनाएंगे ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन अगर ब्लॉक एलिमेंट बनाएंगे तो ब्लॉक एलिमेंट हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्पैन में डिस्प्ले ब्लॉक। तो आप देख सकते हैं स्पैन टैग न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है। हमने इस पर दिया 900 का फुल विड्थ, तो फुल विड्थ 900 px का ले रहा है और ये नेक्स्ट लाइन से भी स्टार्ट हो रहा है। तो ये होता है डिस्प्ले ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट है डिस्प्ले इनलाइन। ये प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट को इनलाइन की तरह बिहेव करता है। इनलाइन एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट की तरह फुल विड्थ नहीं लेते, बल्कि उतनी विड्थ लेते हैं जितना एलिमेंट की विड्थ है। ये एलिमेंट्स लाइन ब्रेक नहीं करते। यहाँ आप देख सकते हैं इनलाइन एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट है स्पैन, सेकेंड है एंकर टैग, थर्ड है स्ट्रॉन्ग, फोर्थ है EM टैग। यहाँ आप देख सकते हैं हमने ड्यू बॉक्स लिया है, इसका बॉर्डर है रेड कलर का, इसके अंदर है स्पैन टैग, एंकर टैग, स्ट्रॉन्ग टैग एंड EM टैग भी है। तो इन सबको हमने स्टाइल कर लिया बैकग्राउंड कलर देकर। तो आप देख सकते हैं स्पैन टैग का बैकग्राउंड कलर ग्रीन है और ये इतनी विड्थ ले रहा है जितना कि टेक्स्ट है। और एंकर टैग है स्काई ब्लू कलर का, तो ये भी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग विड्थ ले रहा है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग और EM टैग भी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग विड्थ ले रहे हैं। सभी टैग नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं, पर यहाँ एक ही लाइन में दिख रहे हैं क्योंकि ये इन लाइन टैग हैं। अब इन पर हम पैडिंग और मार्जिन अप्लाई करके देखेंगे। तो स्पैन टैग में हम लिखेंगे पैडिंग टॉप 10px। तो आप देख सकते हैं इसमें टॉप से 10px की पैडिंग अप्लाई हो गई है। अब इसकी पैडिंग हम देंगे लेफ्ट में, तो देख सकते हैं लेफ्ट से भी पैडिंग अप्लाई हो गया है। इसी तरह ये राइट एंड बॉटम से भी वर्क करेगा। अब इस पर हम मार्जिन अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा मार्जिन 10px। देख सकते हैं इसने टॉप और बॉटम से मार्जिन नहीं लिया है, लेफ्ट और राइट से मार्जिन लिया है। तो जो इन लाइन टैग होते हैं उसमें पैडिंग और मार्जिन ठीक तरह से वर्क नहीं करते,
इसमें वाली मार्जिन लेफ्ट और राइट से लेगा, टॉप और बॉटम से नहीं लेगा। हम इन लाइन टैग का यूज वहाँ करते हैं जहाँ हमें कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जोड़ना होता है। यहाँ कर देंगे लोरम 2। यहाँ हमने एक हेडिंग बना लिया है। अब हम चाहते हैं कि इसके आगे किसी अदर कलर का टेक्स्ट जोड़ दें, तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्पैन टैग, और स्पैन टैग कर देंगे क्लोज, और यहाँ कर देंगे वेलकम। तो आप देख सकते हैं वेलकम में बैकग्राउंड कलर भी ऐड है और ये इसी के साथ जुड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है, मतलब कि इसके जस्ट आगे। हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर हटा देंगे। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह लग रहा है कि इसी के साथ है। अगर हम इसमें EM टैग यूज करेंगे थोड़ा स्पेशल दिखाने के लिए, तो ये थोड़ा और अच्छा दिखने लगेगा। तो इस तरह से हम अपने वेबसाइट में हेडिंग यूज कर सकते हैं। वहाँ हम किसी ब्लॉक एलिमेंट के साथ इनलाइन एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी। जब हम किसी एलिमेंट का डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करते हैं तो वह एलिमेंट के अंदर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रह सकता है, लेकिन हम इसमें हाइट विड्थ मार्जिन पैडिंग भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम ब्लॉक एलिमेंट में करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट है स्पैन, सेकेंड है एंकर टैग, थर्ड है स्ट्रॉन्ग एंड फोर्थ है EM। तो अभी आप देख सकते हैं ये चारों इनलाइन वर्क कर रहे हैं। अब इस पर हम हाइट विड्थ और मार्जिन सेट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे विड्थ 500 px, हाइट 200 px और मार्जिन 40 px। तो आप देख सकते हैं इस पर हाइट विड्थ वर्क नहीं कर रहा है, मार्जिन लेफ्ट राइट से वर्क कर रहा है लेकिन टॉप बॉटम से वर्क नहीं कर रहा है। तो इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से हम यूज करेंगे इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी। तो इससे एलिमेंट इनलाइन भी रहेगा और उस पर हम हाइट विड्थ प्रॉपर्टी सब सेट कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो अब आप देख सकते हैं इस पर वर्क कर रहा है। तो ये होता है इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी का यूज HTML एलिमेंट को पूरी तरह से हाइड करने के लिए करते हैं। ये न ओनली एलिमेंट को हटाने से दिखाता है बल्कि उस एलिमेंट के लिए पेज लेआउट में कोई जगह भी नहीं छोड़ता। यहाँ आप देख सकते हैं हमने स्पैन यूज किया है, तो इस पर हम डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं स्पैन टैग यहाँ तक है रेड कलर का। अब इस पर लिखेंगे डिस्प्ले नन। तो यहाँ देख सकते हैं स्पैन टैग पूरी तरह से रिमूव हो चुका है यहाँ से, और उसका जो स्पेस था वो भी नहीं है। तो ये होता है डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी। इसके थ्रू हम किसी भी सेक्शन को कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं। ये एलिमेंट डोम में रहता बट रेंडर नहीं होता और लेआउट में स्पेस ऑक्युपाई भी नहीं करता। अगर हम इसे बाद में जावास्क्रिप्ट से दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फ्लेक्स एंड ग्रिड। तो दोस्तों मैंने इन दोनों प्रॉपर्टी का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है डिस्प्ले कंटेंट। ये प्रॉपर्टी डोम में लॉजिकली प्रेजेंट रखता है लेकिन बॉक्स को विजुअल रेंडरिंग नहीं होने देता। मतलब एलिमेंट का कंटेनर बॉक्स रेंडर नहीं होता लेकिन उसके अंदर के चाइल्ड एलिमेंट रेंडर होते हैं, जैसे कि वो पेरेंट के बिना डायरेक्टली पेज पर हों। इसे हम तभी यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि HTML स्ट्रक्चर सिमेंटिक हो लेकिन लेआउट में अननेसेसरी एक्स्ट्रा बॉक्सेस ना हो। यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक कंटेनर नाम का डिव लिया है, उसके अंदर हमने नो बॉक्स नाम का एक बॉक्स बनाया है और इसके अंदर हमने 2 चाइल्ड बॉक्स बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं ये कंटेनर है, ये नो बॉक्स, ये दोनों चाइल्ड हैं। अगर हम यहाँ नो बॉक्स के अंदर लिखते हैं डिस्प्ले कंटेंट तो ये वाला बॉक्स इनविजिबल हो जाएगा, मतलब कि ये रेंडर नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले कंटेंट्स। तो आप देख सकते हैं अब नो बॉक्स नहीं रहा लेकिन उसके अंदर के चाइल्ड बॉक्स अभी भी हैं। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें सिमेंटिक मेंटेन करना होता है। ये विजुअल बॉक्स को अवॉइड करते हैं। ग्रिड और फ्लेक्स लेआउट में बेटर कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लो रूट। ये CSS डिस्प्ले वैल्यू एलिमेंट को एक नया ब्लॉक फॉर्मेटिंग कॉन्टेक्स्ट देता है जिससे फ्लोट और मार्जिन प्रॉपरली कंटेंस होते हैं। अक्सर जब हम फ्लोट्स यूज करते हैं तो पेरेंट एलिमेंट कोलैप्स हो जाता है, उसका हाइट 0 हो जाता है क्योंकि पेरेंट एलिमेंट नॉर्मल फ्लोट एलिमेंट से बाहर चले जाते हैं। फ्लो रूट लगाने से पेरेंट अपने फ्लोटेड चिल्ड्रन को कंटेन कर लेता है। आप देख सकते हैं ये है मेन कंटेनर और ये फ्लोट बॉक्स कंटेनर है और हमने यहाँ एक टेस्ट लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये मेन कंटेनर है और हमने एक फ्लोट बॉक्स में उसका विड्थ दिया है 150 px और हाइट भी दिया 150 px और हमने इसका बैकग्राउंड कर दिया है ऑरेंज और इसका मार्जिन दे दिया राइट से 20 px। अब इस पर हम यूज करेंगे फ्लोट लेफ्ट। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब हम फ्लोट यूज करते हैं तो जो मेन पेरेंट कंटेनर होता है उसकी हाइट हो जाती 0। तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले फ्लोट रूट।
ये मेन कंटेनर खुद को ऑटोमेटिकली मेंटेन कर लेगा। तो देख सकते हैं ये खुद को मेंटेन कर लिया है। इसकी जितनी हाइट थी उतने में ये सेट कर लिया है खुद को। ये होता है फ्लो रूट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी विजिबिलिटी। विजिबिलिटी प्रॉपर्टी किसी एचटीएमएल एलिमेंट को विजुअल या हाइट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, जब हम किसी एलिमेंट पर हिडन प्रॉपर्टी यूज करते हैं तब भी उसका स्पेस रिजर्व रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट है विजिबल, सेकेंड है हिडन, तीसरा कोलैप्स। विजिबल वैल्यू बाय डिफॉल्ट वर्क करता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। सेकेंड है हिडन, इसको हम करके देखते हैं। यहाँ हमने एक मेन कंटेनर लिया है, इसके अंदर 3 चाइल्ड कंटेनर हैं। ये रेड बॉर्डर वाला मेन कंटेनर है और ये तीनों कंटेनर चाइल्ड हैं। तो हम अपने फर्स्ट वाले कंटेनर में विजिबिलिटी हिडन यूज करके देखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे विजिबिलिटी हिडन। यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट कंटेनर हाइड हो चुका है, लेकिन उसका स्पेस अभी भी वही रिजर्व है। तो ये होता है विजिबिलिटी हिडन। थर्ड है कोलैप्स, टेबल एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। तो ये होता है विजिबिलिटी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स एक सीएसएस प्रॉपर्टी है जो किसी एलिमेंट के स्टैकिंग ऑर्डर को डिफाइन करता है, यानी कौन सा एलिमेंट ऊपर दिखेगा कौन सा नीचे, जब दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हों। बाय डिफॉल्ट जो एलिमेंट बाद में एचटीएमएल के लिखा होता है वो ऊपर दिखता है, लेकिन हमें अगर मैन्युअली किसी को ऊपर या नीचे करना है ओवरलैपिंग सिचुएशन में, तब हम जेड इंडेक्स का यूज करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने 2 डिव एलिमेंट लिया हुआ है, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। यहाँ देख सकते हैं बॉक्स 1 रेड कलर का है और बॉक्स 2 ऑरेंज कलर का है। इसमें हमने पोजीशन यूज किया एब्सोल्यूट और सेकंड में भी हमने पोजीशन एब्सोल्यूट यूज किया है। हमने इन दोनों को दिखाने के लिए बॉक्स 2 में टॉप और लेफ्ट नाम की 2 प्रॉपर्टी यूज किया है जो कि 50 px की है। अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे तो ये पूरी तरह बॉक्स 1 को ओवरलैप कर देगा। तो अभी आप देख सकते हैं बॉक्स 2 बॉक्स 1 को ओवरलैप कर रहा है। हमने बॉक्स 1 में जेड इंडेक्स 1 दिया और बॉक्स 2 में जेड इंडेक्स 2 दिया है। अगर हम यहाँ जेड इंडेक्स 2 नहीं देंगे तो बॉक्स 1 ओवरलैप कर जाएगा, और अगर इससे भी जेड इंडेक्स हटा देंगे, आप यहाँ एचटीएमएल में देख सकते हैं हमने 1 बॉक्स के बाद जस्ट सेकेंड बॉक्स 2 बनाया है। जो दूसरा बॉक्स होगा बाय डिफॉल्ट 1 को ओवरलैप करेगा, उसका जेड इंडेक्स ज़्यादा ही माना जाएगा। तो अगर हम मैनुअली किसी को ओवरलैप करवाना चाहते हैं तो यहाँ जेड इंडेक्स दे सकते हैं। तो अगर हम यहाँ कर देंगे जेड इंडेक्स 2 और यहाँ कर देंगे जेड इंडेक्स 1, तो अब आप देख सकते हैं रेड बॉक्स ऑरेंज बॉक्स को ओवरलैप कर रहा है। तो ये होता है जेड इंडेक्स। इनकी वैल्यू हम निगेटिव में भी सेट कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी। जिस बॉक्स की जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी सबसे हाई होगी उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, वो सबसे हाईयर पोजीशन पर होगा। तो ये होता है जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे पोजीशन प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले स्टैटिक प्रॉपर्टी। स्टैटिक सीएसएस का डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। जब हम किसी एलिमेंट पर पोजीशन सेट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट स्टैटिक ही होता है। स्टैटिक पोजीशन एलिमेंट पेज के नॉर्मल फ्लो में ही रहते हैं। इनका पोजीशन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट प्रॉपर्टी से कंट्रोल नहीं होता। यहाँ देख सकते हैं हमने एक ड्यू बॉक्स लिया है। अब इसकी हम पोजीशन सेट करते हैं स्टैटिक। अब इसको हम पहले हटा कर देखेंगे तो आप देख सकते हैं बॉक्स यहीं पर है। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे पोजीशन स्टैटिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देंगे टॉप। अब इसकी वैल्यू रखेंगे टॉप से 200 px। तो यहाँ देख सकते हैं ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट स्टैटिक ही होता है, इसमें टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिलेटिव पोजीशन। इस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि एलिमेंट अपने डिफ़ॉल्ट पोजीशन से रिलेटिव पोजीशन में सेट होगा। अगर हम इसमें टॉप बॉटम लेफ्ट राइट वैल्यू यूज करते हैं तो ये अपने जगह से शिफ्ट हो जाता है, लेकिन इसका स्पेस पेज में वही रहता है जहाँ नॉर्मल होता है। यहाँ हम कर देंगे पोजीशन रिलेटिव। तो अभी देख सकते हैं जब तक इस पर वैल्यू हम नहीं देंगे ये वहीं रहेगा। अब इस पर हम देंगे टॉप से 20 px। ये देख सकते हैं टॉप से 20 px नीचे आ गया है। अब इस पर हम देंगे लेफ्ट से 20 px। तो देख सकते हैं लेफ्ट से भी 20 px खिसक गया है। यहाँ देख सकते हैं टॉप और बॉटम से 20 px खिसक गया है, लेकिन जो इसका मेन फ्लो है ये ओरिजिनल स्पेस ही ऑक्यूपाई करेगा क्योंकि ये अपने नॉर्मल फ्लो से रिलेटिव फ्लो मूव किया है। इसमें ओरिजिनल फ्लो डिस्टर्ब नहीं होता। इसका चाइल्ड एलिमेंट होता एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, ये उसके रिफरेंस के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये होता है रिलेटिव पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन है एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट एक सीएसएस पोजीशनिंग प्रॉपर्टी है जो किसी एलिमेंट को उसके सबसे नज़दीक पोजीशन एक्सेंटर के अनुसार बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पर रखता है। अगर कोई पोजीशन एक्सेंटर नहीं है
यानी कि उसकी पोजीशन फिक्स्ड या स्टिकी हो। तो ये डॉक्यूमेंट के बॉडी के व्यू पोर्ट के अनुसार पोजीशन लेता है। हमने इस पे पोजीशन दिया एब्सोल्यूट। अब ये बॉडी के व्यू पोर्ट के हिसाब से अपनी पोजीशन लेगा। यहाँ टॉप से 100 px हो जाएगा, राइट से देंगे 20 px, तो ये राइट पोजीशन से 20 px का गैप लेगा। अब इसका हम एक पेरेंट एलिमेंट क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कंटेनर, इसके अंदर डाल दिया हमने बॉक्स। हम कंटेनर को दे देंगे पोजीशन रिलेटिव और इस पर विड्थ देंगे हम 500 px और इसकी हाइट भी कर देंगे 500 px। इस पर हम यूज करेंगे बॉर्डर 2 px सॉलिड ब्लैक। तो ये हो गया पेरेंट कंटेनर और ये हो गया है चाइल्ड कंटेनर। हमने यहाँ दिया पोजीशन एब्सोल्यूट। तो अभी आपने देखा हमारे पेज के बॉडी का व्यू पोर्ट के हिसाब से पोजीशन ले रहा था, बट हमने इसके पेरेंट को पोजीशन दे दिया है रिलेटिव। तो ये पेरेंट के हिसाब से काम करेगा। अगर हम यहाँ देंगे पोजीशन राइट 20 px तो यहाँ पेरेंट के राइट साइड से 20 px का गैप आएगा। अगर हम दे देंगे पोजीशन टॉप से 0 और राइट से 0 तो ये देख सकते हैं टॉप कॉर्नर से चिपक गया है। तो ये हो गया है टॉप से 0 और राइट से भी 0। अगर हम इसको कर देंगे लेफ्ट तो ये लेफ्ट कॉर्नर से चिपक जाएगा। इसी तरह ये बॉटम और राइट से भी होगा। यहाँ हम कर देंगे टॉप को लेफ्ट तो देख सकते हैं ये बॉटम लेफ्ट पे आ जाएगा और इसी तरह राइट के बॉटम से भी कर देंगे। आप देख सकते हैं हम राइट से कर देंगे 50% और बॉटम में भी कर देंगे 50, तो ये मिडिल में आ जाएगा। तो इस तरह से हम पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज कर सकते हैं, किसी पेरेंट के व्यू पोर्ट के हिसाब से या अपने पेज के व्यू पोर्ट के हिसाब से। नेक्स्ट पोजीशन है फिक्स्ड। फिक्स्ड एक ऐसी CSS प्रॉपर्टी है जिसमें एलिमेंट को व्यू पोर्ट स्क्रीन के विजुअल एरिया के रिस्पेक्ट में फिक्स कर दिया जाता है। जब आप पेज को स्क्रॉल करते हो तब भी वो एलिमेंट वहीं रहता है, उसकी पोजीशन स्क्रीन के ऊपर सेट हो जाती है। डॉक्यूमेंट के फ्लो से वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं हमने 2 ड्यू लिया है, एक हमारा बॉक्स नाम से है। तो कंटेंट में हमने कुछ कंटेंट दे रखा है और इसको हमने स्टाइल कर लिया है। तो अभी आप देख सकते हैं हमने बॉक्स में बैकग्राउंड रेड यूज़ किया है और इसकी विड्थ है 100 px और हाइट भी है 100 px। अब इस बॉक्स पर हम यूज़ करेंगे पोजीशन फिक्स्ड। अभी आप देख सकते हैं बॉक्स की पोजीशन टॉप पे है, इसके नीचे कंटेंट है। तो हमने यहाँ लिख दिया पोजीशन फिक्स्ड। तो देख सकते हैं बॉक्स कंटेंट के ऊपर सेट हो गया है। लिखेंगे टॉप से 50%, तो यहाँ देख सकते हैं नीचे आ गया 50% और लिखेंगे राइट से 20%, तो यहाँ देख सकते हैं राइट से 20% हो गया है। अब अगर हम पेज को स्क्रॉल करेंगे तो ये बॉक्स स्क्रॉल नहीं होगा क्योंकि ये अपनी जगह पर फिक्स्ड है। यहाँ आप देख सकते हैं कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है लेकिन बॉक्स स्क्रॉल नहीं हो रहा है। ये अपने एक्चुअल पोजीशन से मूव कर चुका है। अब इसका डॉक्यूमेंट स्पेस यहाँ सेट हो गया है। तो ये होती है फिक्स्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पोजीशन स्टिकी, जो एलिमेंट को नॉर्मल फ्लो के अकॉर्डिंग पोजीशन करता है, लेकिन जैसे ही वो पर्टिकुलर एक स्क्रॉल पोजीशन तक पहुंचता है वहाँ एलिमेंट किसी पेज के पोजीशन पर स्टिक हो जाता है। मतलब जब तक स्क्रॉल नहीं होता तब तक एलिमेंट नॉर्मल होता है। जैसे ही डिफाइंड पोजीशन तक स्क्रॉल होता है वहाँ से वो फिक्स्ड की तरह बिहेव करता है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने 2 पैराग्राफ लिया है और इन दोनों के बीच हमने एक ड्यू लिया है और इस ड्यू का क्लास हमने हेडर रखा है और इसमें हमने थोड़ा सा कंटेंट लिखा है। तो अभी देख सकते हैं कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर हम पेज को स्क्रॉल करेंगे तो ये ड्यू भी आसानी से स्क्रॉल हो जाएगा क्योंकि अभी हमने इस पे स्टिकी प्रॉपर्टी नहीं लगाए, तो ये अभी नॉर्मल बिहेव कर रहा है। अब इस हेडर पर हम पोजीशन स्टिकी यूज करेंगे और यहाँ लिखेंगे टॉप से 10% और लेफ्ट से 0। अब देखते हैं इसको स्क्रॉल करने पर क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ देख सकते हैं अभी ये नॉर्मल स्क्रॉल हुआ और जैसे ही पोजीशन टॉप से 10% हुआ ये वहाँ स्टिक हो गया। तो ये होता है पोजीशन स्टिकी। एक खास बात ये है कि अगर हम पोजीशन स्टिकी यूज कर रहे हैं तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से कोई ना कोई वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा पोजीशन स्टिकी वर्क नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं कि एकदम टॉप पर इसको चिपका दें तो यहाँ लिखेंगे टॉप से 0। तो आप देख सकते हैं ये टॉप पर स्टिक हो चुका है। तो दोस्तों ये था डिस्प्ले एंड पोजीशन का कंप्लीट वीडियो। आज के बाद जब भी लेआउट टूटेगा गेस वर्क मत कीजिए, रैंडम CSS मत लगाइए, बस लॉजिकली सोचिए डिस्प्ले सही है, पोजीशन सही है और प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए और साइड बिल्डअप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक हैप्पी कोडिंग, कीप बिल्डिंग।